होता है। देखो अभी तक मैंने उस दिन का जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें हम 3 यूनिट में अध्ययन करते हैं और 3 में आपकी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों मंडल होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये उठता है कि हमें पहले लिथोस्फीयर का अध्ययन करना है, क्योंकि जो साइंस होता है उसमें हम किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं। सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध। ऐसा नहीं होता है कि हमने पहले महासागरों की उत्पत्ति कर ली और उसके बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। जब तक पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक हम महासागरों की उत्पत्ति पढ़ ही नहीं सकते। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस, कुछ वैज्ञानिक विचारधारा भी है, कुछ आपकी ऐसी विचारधारा भी है जो रूढ़िवादिता पर आधारित है, धार्मिक प्रवृत्ति पर आधारित है। जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे, पूर्व अपने जो बड़े लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पर रखी हुई है या गाय के सींग पर रखी हुई है। ये सारी पौराणिक कथा है। तो उनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति का कोई उन्होंने अपना कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया, बल्कि यही बताया कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी हुई है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है। आप अंदाज लगाओ, जिस पर 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, उस पर ढेर सारी पॉपुलेशन रहती है, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें भी खड़ी हुई हैं, उस पर उद्योग धंधे भी हैं। तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई होगी। तो हमारी पृथ्वी की अगर उत्पत्ति से हम बात करें तो इस संबंध में सबसे पहली जो संकल्पना जो दी थी वो बफन ने दी। बफन ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना की थी। तो हम ये अगर कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो मेन प्रतिपादक था वो प्रतिपादक हमारा कौन सा हो गया? बफन। और ये जो विचारधाराएं चली थी, ये विचारधाराएं बफन वाली ये 17वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। मतलब 1710, 1755, 1745, 1719। तो ये सारी की सारी जो विचारधाराएं थी वो 17वीं शताब्दी के अंदर थी, जो मुख्य रूप से थोड़ी बहुत अपने वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी। ठीक है ना। इसके बाद जो आया था वो आई थी 19वीं शताब्दी में। तो किसी भी चीज़ का क्या होता है कि धीरे धीरे किसी चीज़ का प्रोग्रेस होता है। तो 19वीं शताब्दी में इसके बाद जो विचारधारा आई वो अपने आप में बहुत कुछ मात्रा में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों को सही ढंग से स्पष्ट करती थी और सही ढंग से हमें ये बताने का प्रयास करती कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है ना। अपना कॉपी पेन निकाल लिया करो। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हुई थी, मैंने बताया था कि बफन ने ये 1745 में पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले लागू किया, और जिसमें उन्होंने बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि वो पूरी तरह से उनका क्राइटेरिया हर चीज़ पर लागू नहीं हो पा रहा था। क्योंकि शुरू में अपन किसी चीज़ की मान सपोज करो कि हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां आती हैं, और उस कमियों के बाद फिर नेक्स्ट हम आगे स्टेप उठाते हैं तो वो कमी हमारी धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो सत्कांत की बफन की जो हाइपोथेसिस थी वो सबसे पहली हाइपोथेसिस थी, इस हाइपोथेसिस से, इस संकल्पना से केवल और लोगों को आधार प्राप्त होता, बेस मिला। बाकी ये हमें एक्यूरेसी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बफन का सिद्धांत पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं था। तो सबसे पहले बफन का सिद्धांत था जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था, और इसके बाद जो आई आपकी हाइपोथेसिस वो थी 1755 में आपका लाप्लास आया। 1755 में कांट की थ्योरी आई थी। इसके बाद
96 में जो विचारधारा आई वो लाप्लास की थी। 1700 और लाप्लास भी थे, इसमें रोशे भी थे, लॉकियर भी थे, ये सारे जो वैज्ञानिक थे उनकी इसके 17वीं इसके बाद उनकी सारी विचारधाराएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आई थी और ये पूरी की पूरी विचारधारा आपके वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारी कौन सी हो गई 17वीं शताब्दी, जिसमें आपका कांट हो गया, लाप्लास हो गया, रोसे हो गया, लॉकियर हो गया और ये 4-5 विद्वान थे जिन्होंने ये विचारधाराएं हमारी सबसे पहले वफन के बाद शुरू की थी। नेक्स्ट जो विचारधारा आती थी वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुई और ये 20वीं शताब्दी वाली जो विचारधाराएं थी वो अपने आप में काफ़ी एडवांस थी, बहुत कुछ हमें तथ्यों पर हमारा ध्यान केंद्रित करती थी और बहुत कुछ ये जो परिकल्पनाएं थी वो हमें एक्यूरेसी भी देती थी कि आज जो पृथ्वी की सिचुएशन है, आज जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है और उसके जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं, उसका जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है, उस बेस पर ये जो 20वीं शताब्दी की संकल्पनाएं थी, जो हाइपोथेसिस थी, वो अपने आप में बहुत सही थी, हमें एविडेंस के साथ वो प्रस्तुत हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इन विचारधाराओं में इतनी सत्यता नहीं थी, जबकि 20वीं शताब्दी में जो विचारधाराएं चली थी वो विचारधाराएं अपने आप में काफ़ी सही थी। और इन 20वीं शताब्दी में जो आ रही थी वो जो चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना थी, ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन में आते, चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीज की थी, जेफरी, इसको जेफरीज भी बोलते हैं। और इस परिकल्पना को कहते थे हम, और ये जो आई थी आपकी चेम्बरलिन की आई थी वो थी 1904 में, और ये जो आई थी वो आपकी 1919 में आई थी ये परिकल्पना। और इसके बाद जेफरीज की 1919 में ये थी और इसकी थी 1926 में। देखिए, हालांकि ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, जेम्स जीन्स और जेफरीज, इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो एक्चुअली में दोनों की मिक्स थी, लेकिन धीरे अलग जाकर के जेफरीज की एक अलग हाइपोथेसिस हो गई और इसकी एक अलग हाइपोथेसिस हो गई। इसकी 1919 में प्रतिपादित हुई और वो इसकी 1926 में प्रतिपादित हुई। और इसके बाद जो परिकल्पना आती है वो हॉयल और लिटरेटर की थी। और ये जो परिकल्पना थी ये आपकी जो प्रतिपादित हुई थी वो 1939 में प्रतिपादित हुई और लास्ट जो आती है वो ओटो स्मिट की थी। और ये जो प्रतिपादित हुई थी वो 1943 और इस परिकल्पना को नोवा परिकल्पना के नाम से, और ये परिकल्पना अपने आप में लास्ट डिसाइड कर दिया था कि हमारी अर्थ की उत्पत्ति किस बेस पर। इसमें वायुमंडल की भी उत्पत्ति इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुई है हमारी अर्थ की उत्पत्ति के बाद वायुमंडल की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हमारी अर्थ पे कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए, भूकंप आया और ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो उसके अंदर जो लावा निकला वो लावा के पार्टिकल्स उड़ करके हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैल गए। गैस भी निकली थी, वो गैस भी हमारे वायु पृथ्वी के चारों ओर फैल गई, डस्ट पार्टिकल भी फैल गए, वाटर वेपर भी फैल गई। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक उसने इर्द गिर्द इस तरीके से हमारी अर्थ है और इसकी इस
इस तरीके से उसके चारों ओर ये इसने एक घेरा बना लिया, जिसको हम क्या कहते थे, एटमॉस्फेयर, जिसमें आपका डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, सारी चीज़ें थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम बात करें कि वाटर वेपर कहाँ से आई, तो वाटर वेपर नेचुरली हमारी जो पृथ्वी बनी है, उस पृथ्वी के बनने के पीछे हीट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो सूर्य से निकले हुए पदार्थ से हुई, जिसमें आपका ये चैम्बरलिन आता है। चैम्बरलिन की जो परिकल्पना थी वो पूरी तरह से हमें ये बताने का प्रयास करती थी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो पदार्थ कहीं और से नहीं आया बल्कि सूर्य से आया, और इसीलिए उसका जो सूर्य है उसका पितृ ग्रह माना जाता है। और सारा मटेरियल, चूंकि वो सूर्य से आया पदार्थ, तो कैसा होगा बेटा, थोड़ी इधर फोकस करोगे तो लंबा, इधर सामने बैठो। सूर्य के पास से जो भी पदार्थ आएगा वो कैसा होगा, तप्त होगा, गर्म होगा, तो हीट उसको मिली, और जब हीट मिली तो नेचुरली हमारी अर्थ पर आज हम अगर देखें तो इतना कम पार्ट ऐसा है जो थली भाग के रूप में पाया जाता है, जबकि 75% पार्ट ऐसा है जो जली भाग है। तो जब किसी जली भाग पर हीट पड़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी वाटर वेपर बनेगी, जलवाष्प बनेगी, और जब वो जलवाष्प बनेगी तो निश्चित रूप से वो जलवाष्प रेडिएट होगी, और वो रेडिएट होकर के हमारी पृथ्वी के चारों ओर ही फैल जाएगी। तो वाटर वेपर भी यहाँ मौजूद होगी। गैसेज, जब वायुमंडल, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो जब उसकी हीट रिलीज हुई तो उसमें बहुत सारी गैसेज भी थी, उस गैसेज भी रिलीज होकर के हमारे इसमें वायुमंडल में पहुँच गई। तो इस तरीके से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ, और इसका जो बेस था वो बेस हमारी अर्थ। जब तक अर्थ नहीं होगी तब तक हमारा वायुमंडल भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा यही उठता है कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या जानते हैं। तो ये सारी की सारी जो हाइपोथेसिस थी, जो 17वीं शताब्दी से शुरू हुई और 20वीं शताब्दी तक कंटिन्यू चलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हाइपोथेसिस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वैज्ञानिक ने अपना एक ही उद्देश्य रखा हो, सबका जो वेश हो वो एक ही हो, सबका वेश अलग अलग हो सकता है, किसी ने किसी को आधार माना, किसी ने किसी को आधार माना। तो अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी विचारधाराएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आपकी हो गई अद्वैतवादी, विचारधारा, मोनास्टिक जिसको हम बोलते हैं। दूसरी इसकी जो विचारधारा हुई वो द्वैतवादी थी। डुअलिस्टिक। ठीक है, हम यहाँ धार्मिक को नहीं ले रहे, हम यहाँ पौराणिक को नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी का कोई धार्मिक प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं है। ये एक साइंटिफिक तरीके से हमें ये पता लगाना है कि पृथ्वी का ओरिजिन हुआ कैसे। तो ये जो दो विचारधाराएं थी, इनमें से फर्स्ट का मतलब था कि वे विचारधाराएं या वे परिकल्पनाएं जिनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ एक ही तारे से हुई है। तो एक ही तारे वाली जो विचारधारा थी वो कौन सी हो गई आपकी? और इनमें जो आते हैं वो आपका ये पूरा 17वीं शताब्दी वाले जो आते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका वफन आ गया, कांट आ गया, लाप्लास आ गया, और रोसे और लॉकियर, इसको हम छोड़ देते हैं, केवल इसमें कांट, लाप्लास और वफन। तो ये जो भूगोलवेत्ता थे, रोसे लॉकियर भी इसी में आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी कौन सी थी? अद्वैतवादी विचार।
इन सारी चीज़ों को नोट करते जाओ, क्योंकि तुम्हारा ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, पहला वाला। टोटल आपको 5 मैंने नेक्स्ट पीरियड में बताया था कि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से एक आपका कंपलसरी आता है। वो कंपलसरी क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं और छोटे छोटे, और आपका जो मानचित्र भरने को आता है वो आता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर आप कंपटीशन के हिसाब से भी तैयारी करोगे तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती। तो पहली जो विचारधारा है, जो अद्वैतवादी विचारधारा है, वो पूरी तरह से हमारी 17वीं शताब्दी के जो भी भूगोलवेत्ता थे, जो भी वैज्ञानिक थे, उनकी विचारधाराओं से बनी। अब आती है अद्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब होता है कि वे विचारधाराएं जिसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं हुई, बल्कि एक से अधिक तारे के साथ जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो वो अद्वैतवादी कहलाती है। एक से अधिक और इसमें जो आते हैं आपके चैम्बरलेन, 20वीं शताब्दी वाले सारे के सारे आ जाते हैं। चैम्बरलेन आ जाता है, हॉयल लिटलेटन आ जाता है, जेम्स जेम्स आ जाता है, ओटो स्मिथ आ जाता है। तो ये सारे के सारे आपकी अद्वैतवादी में, नहीं अद्वैतवादी में आते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आए, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हमारी जो हाइपोथेसिस आती है, जिसको हम लेते हैं, वो है हमारी कांट की हाइपोथेसिस। Gaseous theory of the Kant. देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि सभी हाइपोथेसिस का जो बेस था वो वफन था। क्योंकि सबसे पहले जो उत्पत्ति का जो विचार आया दिमाग में, वो वफन के थ्रू लाया गया। और वफन के बाद वफन की कुछ चीज़ों को बेस मानकर इन्होंने इस तरह की अपनी परिकल्पनाएँ शुरू कर दी। किसी ने वायव्य राशि के नाम से शुरू की, किसी ने ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से शुरू की, किसी ने ज्वारीय परिकल्पना के नाम से शुरू की, और किसी ने नोवा परिकल्पना के नाम से। ठीक है, तो ये जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है, पूरी तरह से गैसियस थ्योरी पर आधारित। और गैसियस थ्योरी का जो बेस है वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। साइंस के हो, तुमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? तुम्हारे पास भी साइंस रही है। हाँ, तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमें क्या बताता है? गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि किसी चीज को गुरुत्व किसमें होता है? कोई भी लैंड मास होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें डेंसिटी होती, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही अधिक होगा, आकर्षण बल। जैसे आपके पास 2 चुंबक हैं, एक आपने छोटा पीस चुंबक का ले लिया और एक आपने बहुत बड़ा चुंबक का पीस ले लिया। छोटी चुंबक कम दूरी से चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, छोटी छोटी चीज़ों को हम उसके नज़दीक ले जाएंगे तब वो अट्रैक्ट करेगी। बड़ी जो मैग्नेट होगी वो दूर से भी किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती। ठीक है ना? इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है, वो हमारी अर्थ के अंदर, मैंने नेक्स्ट जो भी पीरियड लिया पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि हमारी अर्थ की 3 लेयर पाई जाती हैं, श्याल, सीमा और निफे। निफे हमारी कोर है, मतलब ये जो है दैट इज ए निफे।
और नीफे का मतलब होता है निकल और फेरियम से जिस एरिया की रचना हुई है, दैट इज ए नीफे। और निकल और फेरियम दोनों ऐसी चीजें हैं जो